हेलो नमस्कार, आई एम राजीव चौधरी फ्रॉम अवंती फिल्म्स मूवी बिज। और मेरे साथ जैसा कि हमेशा होते हैं मेरे दोस्त नरेंद्र गुप्ता फ्रॉम किंग स्टार एंड फिल्म सिटी एंड बॉलीवुड प्रेमी के दिग्विजय जी, जो हमेशा विजय दिलाते हैं हमको हर फील्ड में हर जगह। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, फिल्मों के बारे में ही बात करते हैं हमेशा। पिछले हफ्ते जो फिल्में रिलीज हुई, भले वो छोटी फिल्में थी मगर फिल्में तो थी, कुछ सब्सटेंस भी था, कुछ बातें बॉक्स ऑफिस की भी हुई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नरेंद्र गुप्ता जी तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी पिक्चरें देख लेते हैं, चाहे किसी भी गली में हो, मुंबई के किसी कोने में हो, भिंडी बाजार में भी चल रही होगी तो जाएंगे ये और देख के आएंगे। ये इनकी एक खासियत है विच वी अप्रिशिएट। तो मौका नहीं दिया जाए फिर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी बताइए सर, और रिव्यू जो भी है आप अपने शब्दों में। उम्मीद करते थोड़ा शब्द अच्छे यूज करना यार, हमारे सब दोस्त ही हैं। लेट्स स्टार्ट। नरेंद्र गुप्ता सर, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डेफिनेटली, ताज स्टोरी। सालों से विवादों में है कि ये हिंदू स्थान था, शाहजहां ने इसको तोड़ ताड़ किया, अपने नाम से इसको मकबरा बना दिया। लेकिन फिल्म देख के ऐसा लगता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। जो 22 कमरों का रहस्य दिखाया है जो ताजमहल के अंदर हैं, बहुत अच्छे नोट पे शुरू होती है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कई जगह रिजेक्ट हो गई है PIL, कई जगह एडमिट भी हुई है। लग रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब डायरेक्टर ने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया है कि पूरी तरह से एक फिक्शन पिक्चर है, काल्पनिक है, तो आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी चाहिए थी। आप पता नहीं डर गए। डेफिनेटली आपको लगा होगा शायद हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को शायद ठेस पहुंचे, इसीलिए आपने सेफ रूट अपनाया, आपने ज़्यादा लिबर्टी नहीं ली। पूरी पिक्चर एक कोर्ट रूम ड्रामा है। परेश रावल और जाकिर हुसैन के बीच कोर्ट की जिरह होती है। परेश रावल बोलते हैं कि यहाँ पर शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, बल्कि हिंदू सम्राट ने इसकी स्थापना की थी। और जो फैक्ट्स फिगर दिखाए हैं कि ताजमहल 7 साल में बना, 10 साल में बना, 22 साल में बना, इन सबका निचोड़ दिखाया गया है कि फॉरेन के ऑथर्स जिन्होंने स्टडी की थी ताजमहल के ऊपर, चाहे वो फ्रेंच वाले हों, UK के हों, USA के हों, उनको बेस दिखाया गया है। क्यों भैया, हमारे इतिहासकार मर गए हैं क्या? उन्होंने कोई शोध नहीं की कि एक्चुअल क्या था। और 59 की जब पीरियड से शुरू होती है कि कुछ लोग देखते हैं कि ये कमरे में कुछ है, आपने लास्ट तक सस्पेंस रखा कि कमरे में क्या देखा। उसके अंदर शिवलिंग देखा, हिंदू भगवान की मूर्ति देखी, कुछ नहीं दिखाया। लास्ट में आपने जजमेंट में दिखा दिया कि बहुत जगह केस पेंडिंग है और कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। वजह यह दिखाई है कि हिंदुस्तान की बदनामी नहीं हो। एक 7 अजूबों में से ताजमहल है, कहीं सच्चाई उजागर हो जाए तो इंडिया की साख कम होगी, लोग टूरिस्ट आने कम हो जाएंगे, जो अरबों रुपए की गवर्नमेंट को सालाना इनकम है। शायद यही सब वजह थी कि डायरेक्टर ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक लंबा चौड़ा कोर्टरूम ड्रामा खींचा गया है, कुछ नयापन नजर नहीं आया। कुछ जो चाहने वाले हैं उसको 4-4, 5-5 स्टार दे रहे हैं, दूसरी बात है, ये उनकी समझ है। मेरी समझ से पिक्चर बिलो एवरेज है। पिक्चर बनी है महंगी लागत 25 करोड़ से। ओपनिंग ठीक थी 1 करोड़ की, ऐसी फिल्म को 1 करोड़ की ओपनिंग मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सेकंड डे थोड़ा पिकअप और 2 करोड़, संडे 3 करोड़, मंडे वापस पिक्चर गिर गई 1 करोड़। 7 करोड़ का कलेक्शन हुआ। लाइफ टाइम मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 करोड़ के अंदर सिमट जाएगी। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डेफिनेटली लूजिंग फिल्म साबित होगी, जबकि एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। यू मीन डायरेक्टर डर गया, घबरा गया सच्चाई बताने से? सच्चाई कुछ तो कहीं होगी। देखो, बिना धुएं के चर्चा नहीं होती, कहीं आग होगी तो धुआं निकला है। तो कुछ पुराने दिनों में हमने भी सुना है, ऐसे र्यूमर्स हल्के हल्के कानों में फैलते रहते हैं हर जगह की यार हिंदुओं ने बनाया था, भूमि पूजा हुई थी, हिंदू थे, ब्राह्मण थे तभी। तो क्या था रियल रहस्य बताना चाहिए था। मैं वही बोल रहा हूँ, तुषार गोयल ने स्टडी बहुत अच्छी की है। उनकी स्टडी सिर्फ लगता है सीमित रह गई जो PIL सबमिट हुए कई सालों में, उन्होंने वही रिसर्च की। काश की उन्होंने इनसाइड रिसर्च की होती कि जो 22 कमरों का रहस्य अभी भी रहस्य है। अभी भी गवर्नमेंट डिसीजन क्यों नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन लेती। कितने मंदिर के हम लोगों ने देखा होगा दरवाजे खुले हैं, अंदर कितना खजाना क्या है। एक अगर वाकई ये हिंदू ने बनाया था और खाली इसको मकबरा का रूप दे दिया गया,
क्योंकि एक दो कब्र दिखाई है, पहली मंजिल पे एक कब्र है, दूसरी मंजिल पे दूसरी कब्र है। और मुसलमानों में बोलते हैं ऐसे कि कब्र की जगह पे आप इमारत नहीं खड़ी कर सकते, तो मतलब इमारत पहले से ही थी, आपने खाली इसको मकबरा बना दिया गया है। बहुत सारी आफ्टर थॉट है, ये सबसे बड़ा डाउट आता है, बहुत सारी डाउट है, कंट्रोवर्शियल है। मे बी उनको डर लगा होगा कि हिंदू मुस्लिम में सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर जाए। नहीं, मुस्लिमों को तो इसमें एंटी दिखाया है, एक जो पर्टिकुलर मुस्लिम वर्ग दिखाया है वो टोटली दिखाया कि नाजायज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जो भी हिंदू समझो आवाज कर रहा है उसके खिलाफ वायलेंस करना, उसको मारना पीटना, वो सब दिखाया है इसके अंदर कि क्यों वो मतलब बात का विवाद बढ़ा रहे हो, ये तो हमारी मुस्लिमों की जगह है, वो दिखाया है उन्होंने। लेकिन जो फाइनल आउटकम दिखाते हैं पिक्चर के बाद ना, आपको घोर निराशा हाथ लगती है। आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ अच्छा सिनेमा देखा, एक कुछ लगा कि कुछ तथ्य आपके सामने उजागर हुए जो आई ओपनिंग थे, जो आने वाली जनरेशन शायद उनको पता चले कि सच्चाई क्या है। मगर एक दाग तो लग गया अब ताजमहल में, एक स्टिग्मा तो हो गया है कि ये वाकई में मुगलों का है या हिंदुओं का है। ये विषय कंट्रोवर्शियल बहुत ज़ोर से आगे नज़र आने लगा है लोगों को। आगे जाके डेफिनेटली इसके ऊपर फिर कुछ एक रिसर्च होनी चाहिए और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। सर, जुडिशरी ने जब रोक लगा दी है इसकी फाइंडिंग पर, बोला कि फैसला रिजर्व है, कितने सालों तक रिजर्व रखोगे यार? कोई तो बोल्ड डिसीजन, जब भी चीजें कंट्रोवर्सी है तो आप जैसे आपको बाबरी मस्जिद कुछ भी बोलो, एक तो थी बाबर ने बनाया था ना राम मंदिर के ऊपर, तो एट लास्ट भले 500-600 सालों के बाद फैसला आया तो सही ना। तो वैसे ही एक बहुत जरूरी चीज है कि ये चीज थी क्या ताजमहल। आपको क्या लगा फिल्म देखने के बाद कि ये वाकई में हिंदुओं का बना हुआ ताजमहल है या मुगलों ने बनाया है? जो फैक्ट, योर एस्टिमेट, जो फैक्ट्स फिगर दिखाए हैं उससे तो लगता है कि डेफिनेटली हिंदू सम्राट ने इसको बनाया था। उसके बाद डेफिनेटली शाहजहां ने जगह ले ली, उस जगह पे इसको नया रूप दिया। अभी क्या क्या बनाया वो समझ के बाहर है सर। चलो, लुकिंग फॉरवर्ड, बट कलेक्शंस कुछ खास नहीं है। इस पिक्चर को पता नहीं क्यों पेट्रोनाइज नहीं किया, मे बी इसलिए कि करेक्ट आंसर नहीं निकला बाहर। निष्कर्ष निकलना बहुत ज़रूरी होता है कि यस दिस इज हिंदू प्रॉपर्टी, नाम चेंज करो, ताजमहल की जगह हिंद महल रखो या जो भी रखो। मगर ये नहीं हुआ तो पीपल आर प्रोबेबली डिसअपॉइंटेड, ऑडियंस को आंसर नहीं मिला। Is this the reason that it has bombed? सर, मेरे को एक ही बात का आश्चर्य होता है, जब आपकी पूरी फिल्म, पूरी स्टोरी, पूरी आपकी इन्वेस्टिगेशन एक सच्चाई पर बेस होती है, तो कोर्ट, सेंसर बोर्ड लोग क्यों स्टार्टिंग में बोलते हैं डिस्क्लेमर डालने के लिए कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है। ताजमहल में सेम दिखाया गया है, जबकि पूरी स्टोरी रिसर्च करके बनाई गई है। सेम अब जो हम डिस्कस करेंगे, हक जो पिक्चर इस हफ्ते रिलीज हो रही है, उसमें भी वर्क ऑफ फिक्शन दिखाया है, जबकि पूरी सच्चाई पे बेस्ड है। तो ये गलत है ना, मतलब आपको पता नहीं चलता कि आप रियल क्या देख रहे हो और फिक्शन क्या है इसके अंदर, तो आपका मामला थोड़ा कंफ्यूज होता है सर। सर, आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो? इंडिया में। कितने सालों से, बचपन से आप भी देख रहे हो राइट्स कितनी जल्दी हो जाते हैं। सेंसिटिव है बड़ा मामला, इसलिए मे बी दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। सोचते पोस्टपोन करो, फिर देखेंगे। फिर भी काफ़ी हद तक कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ ताले खोल रहे हैं, रहस्यमयी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। उम्मीद करते हैं आगे जाके कहीं कोई पूरा आंसर भी हमको देगा, जो सच्चा आंसर है। आपको क्या लगा? सर, मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पिक्चर देखी ही नहीं है। बट हैव यू हर्ड अबाउट दिस कि ताजमहल इज एक्चुअली अ हिंदू मॉन्यूमेंट? तो ये फिल्म का जब ट्रेलर आया तब थोड़ी सी बातें सुनने में आई मुझे, तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था ये बात, इसके बारे में कि हिंदुओं ने पहले कुछ बनाया था, फिर उसके बाद में मुगल्स ने आके ये किया। दिस वाज समथिंग न्यू व्हाट आई हर्ड। तो इच्छा तो है मेरी कि पिक्चर देखूं, लेकिन आई मिस्ड इट दिस फ्राइडे। जो भी चीज हिस्टोरिकल है उसका इतनी आते हुए दिखी नहीं मुझे थिएटर में। सर, परेश रावल को बॉक्स ऑफिस पे बड़ा ड्रॉ नहीं है कि उनकी हर फिल्म ओ माय गॉड जैसी साबित हो, लोग देखने आए। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कुछ नया रूप दिया जा सकता था, लेकिन पता नहीं लोग बात बनी नहीं। जी हाँ, और ऐसी पिक्चर है सर, कहाँ पे लोग ज्यादा आते नहीं है ऐसी कंट्रोवर्शियल और प्रोपेगेंडा फिल्म्स देखने के लिए। पब्लिक आजकल बॉयकॉट कर रही है सर। सर, इस मतलब आपका कहने का कि सिंगल सलमा में आए थे लोग। सिंगल सलमा भी एक रिलीज हुई, नाम सुनो? तो अकेली रहेगी सर। सिंगल थिएटर में लगी थी वो, बाकी कहीं पे भी नहीं लगी। सिंगल ऑडियंस भी। सिंगल सलमा ना रिलीज के दिन ही विधवा हो गई, बेवा हो गई सर, बेवा हो गई। फ्रैंकली तलाक आपने दे दी पहले। तलाक पब्लिक ने तलाक दे दिया, मैं कैसा? मुझे लगता है हुमा अभी सिंगल रही नहीं, इसलिए उसने पिक्चर रिलीज कर दी भाई, सिंगल सलमा रिलीज कर दी। मिल गया उसको, बताया था। करेक्ट। आर्टिस्ट में हुमा कुरैशी थी, श्रेयस तलपदे, सनी सिंह, डायरेक्टर थे नीचे के। सर, ये क्यों बनाई पिक्चर? पहली बात तो
एक लखनऊ की एक छोटी सी, मतलब डेफिनेटली अच्छी सिटी है उसको मैंने देखी, डेफिनेटली जब तो विधवा हो गई सर। पब्लिक नहीं थी थिएटर में, पूरे बॉम्बे में मुश्किल से 3 या 4 शो मिले पूरी बॉम्बे में, क्या नहीं मिले। और 39 की उम्र में अभी सिंगल दिखा रहे हो उसको, एक बिकनी सीन पे पूरा विवाद हो जाता है, पिक्चर इंटरवल का उसके ऊपर आधारित है। इसको शादी करनी है, प्यार हो जाता है श्रेयस तलपड़े से, 2 वीक के लिए जाती है लंदन, वहाँ पर उसको एक और प्रेमी मिल जाता है, उसके साथ भी संबंध बना लेती है। यहाँ पर आती है, अभी दोनों में यंग चल रही है, शादी कौन करेगा। सनी सिंह भी इंडिया आ जाता है और लास्ट में एंड डिसअपॉइंटिंग है, ना इसको सनी सिंह चाहिए ना श्रेयस तलपड़े चाहिए। बोले कुछ नहीं, मैं अकेली खुश हूँ। क्या बात है, सिंगल सलमा सर, बहुत ये वुमेन एम्पावरमेंट है यार। सुन के डिसअपॉइंटेड स्टोरी लगी। बहुत से चापलूसी कुत्ते जो उसको मैं क्रिटिक्स बोलता हूँ उन्होंने बहुत तारीफ की थी पिक्चर की, क्या फर्स्ट हाफ है, क्या एंटरटेनमेंट है, क्या कॉमेडी है, पता नहीं कैसे बिक जाते हैं लोग यार। उसके हुमा ने होटल में बुला के खाना खिला दिया रहेगा सर। सर हुमा के बाद मुझे नहीं लगता है कि पैसा भी बचा होगा लंच खिलाने के लिए, क्योंकि सुनगी प्रोड्यूसर ही वो की ओपनिंग पता है पैन इंडिया कितनी थी, 6 लाख। 6 लाख, मैं तो 25 समझ दूसरे दिन 4 लाख, तीसरे दिन 2 लाख, मंडे उपचार खत्म हो गया कि 1 लाख। तो अभी तक टोटल कलेक्शन 13 लाख। ये 13 लाख जो कलेक्शन आया है ना, मेकर्स को हाथ में आएंगे मुश्किल से 5 से 6 लाख। इसी जो पीआरओ की फीस है, जो उस फिल्म का महान पीआरओ है, उसकी फीस नहीं निकली होगी। उस पीआरओ ने सिलेक्टेड चमचे लोग को, जैसे बताया, पेड़ कुत्ते लोग को बुलाया था रिव्यू के लिए, वो चले गए और वाह कर रहे हैं। मैं जब थिएटर में गया 400 रुपये की टिकट, सोचो हुमा कुरैशी की फिल्म के में 400 रुपये की टिकट खरीदी सर। पहले दिन शो ही कैंसिल, पीवीआर में शो था, शो ही कैंसिल हो गया, पूरा नहीं है शो। सेकंड जैसे शो हुआ, 2 जन थिएटर में, शो का टाइम तो 9:15 बजे का, 9:30 तक शो शुरू नहीं। मैनेजर आके बोलता है सर थोड़ा प्रॉब्लम है केडीएम में। मतलब बेवकूफ, केडीएम जब तो मालूम है टिकट बिकी है, मैंने ऑनलाइन बुक की है, तो तेरे को आधा पौना घंटा पहले केडीएम डाउनलोड करना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तुम लोग हमेशा नाटक है, पब्लिक आती नहीं है, तुम लोग बोलते हो लास्ट में शो कैंसिल। लकीली मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, 40-50 रुपए एक्स्ट्रा दिया था। 2 जन थे, पिक्चर का कितना बुरा हाल हुआ आपको पता ही है। 2 कौड़ी की पिक्चर सर। हुमा कुरैशी पता नहीं अभी भी एक्टिंग की खुजली क्यों है। उनको डबल एक्सेल भी बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, पता है डबल एक्सेल। हाँ, खुद का साइज तो डबल एक्सेल है ही। सिंगल अभी सोचे मैं सिंगल हो गई बिकनी देख के सर। बिकनी एक छोटा सा सीन है, वो भी अपील ही नहीं है हुमा का सर, अब देखने का मन तक नहीं करता। जो हीरोइन रजनी सर की हीरोइन बन चुकी है, आपको लगता है अपील रहेगा उसके अंदर? क्या सर आप भी, मैं सोचा शायद आपके अंदर कहीं कोई थोड़े बहुत कभी बच जाते हैं ना, एक कतरा भी बच गया फिल्म कुछ चाहत का, तो आप बोलोगे, मगर ठीक है। पिक्चर में था ही नहीं ना। सिंगल सलमा कॉमेडी पे हुमा चल रही हो, महारानी 4 आ रही है, उससे हुमा चलती है। एक्ट्रेस अच्छी है, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट शी इज फिट फॉर ओटीटी। सर फ्री में देखने के सब कोई भी चलता है, गधा घोड़ा भी देख लेंगे जो फ्री में देख लो। आप पैसा देख के नहीं कर सकते, वो तो हमको तो बहुत ज्यादा दे दिए सर, क्या करें, मजबूरी थी। नहीं तो आपके चैनल पर बोलते भैया रिव्यू नहीं किया, जरूरी था बोलना और देखना चाहिए। हमें फिल्मी लेवल अच्छी चीज होती, मैं तारीफ करता था। जब पिक्चर तो श्रेयस तलपड़े क्या नाच रहा है, क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, सनी सिंह लंदन में चुमा चाटी कर रहा है उसको लेके। अरे इतनी 50 तेरी गर्लफ्रेंड को वही से मोटी पसंद आई। सर 2 कौड़ी की पिक्चर, ऑनेस्टली 2 कौड़ी की पिक्चर। मेरी फिल्म को रेटिंग है 0, ऑनेस्टली 0 रेटिंग है। ओके लेकिन आपके लिए हम रेटिंग देंगे 5 आउट ऑफ 5। आप गए देखने, हिम्मत की, सारी दुनिया उस पिक्चर में नहीं गई हिम्मत करके, आप इतने दिल लगा के गए। और हुमा कुरैशी को पैसे देने चाहिए अभी नेक्स्ट टाइम पिक्चर देखने से पहले हमको आर्टिस्टों को बोलना चाहिए कि यार डू वी कम टू सी योर पिक्चर ऑन व्हाट कॉस्ट। नहीं यार, आर्टिस्ट अगर पैसे देंगे हमको बुलाएंगे तो बोलेंगे हमारे सब रिव्यू लिखो, 5 स्टार दो, वो अपने से नहीं होता है सर। हमारे टर्म्स पे जाएंगे, हम आ रहे हैं लेकिन हम बोलेंगे जो इसे इतना कठिन है यार बैठ के देखना, इसके लिए इनको दाद देनी पड़ेगी। मैं तो बहुत खुश होता अगर बोलता 2 ही है यार पिक्चर नहीं चल आपने क्यों नहीं देखी सर? मेरे पास घर में इतना अच्छा गद्दा था सोने के, और मैं बोला यार नींद ही तो लेनी है, यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, ये बेटर लगा मेरा, आप जाइए, आपको वहाँ ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। मगर ये सोते भी नहीं है पिक्चर, पूरी पिक्चर देखिए, ये एक दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, अवार्ड खड़ा करते हैं इनके लिए। और कौन सी पिक्चर आई? एक तेलुगु पिक्चर आई थी रवि तेजा की, माज यात्रा। ये रवि तेजा की बता दूं, ये 75th फिल्म है। और साथ में इनके सेक्स बॉम्ब, श्री लीला, आपने पुष्पा 2 में उनको थप्पड़ मारूंगी देखा था।
यहाँ पर थप्पड़ पर कुछ नहीं मारा, 3 आइटम सॉन्ग गाए, 2 सीन है उसके। सर 90 करोड़ की महंगी लागत से बनी है। और आपको शौक हो जाएगा, जो फिल्म की ओपनिंग थी तेलुगु बाकी लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ, हिंदी में थैंक गॉड की हिंदी में डब करके रिलीज नहीं की गई। सर 3 करोड़ की ओपनिंग थी, कैन यू बिलीव? ऑल ओवर इंडिया 3 करोड़। और 4 दिनों का कलेक्शन हुआ है मात्र 11 करोड़। 5 करोड़ मेकर के पास आए, 5 करोड़ और एडिशन हो जाएगा, 90 करोड़ की कीमत। मतलब रवि तेजा भी फिनिश्ड, नहीं लेना चाहिए सर उसको। 90 करोड़ की फिल्म के रवि तेजा लायक नहीं है। बड़ा फैन हूं उनका, अक्षय कुमार तक उनकी कॉपी करते हैं, लेकिन फिल्म दर फिल्म वही एक्टिंग, वही मैनरिज्म, वही एक्शन। अब कर क्या रहे हो यार? अच्छा स्टोरी कंटेंट पे तो ध्यान दो। आप पुलिस ऑफिसर 50 बार बन चुके हो, इस बार आप क्या बन गए? रेलवे के पुलिस ऑफिसर बन गए। आज सब विलेन लोग को रेलवे प्लेटफॉर्म पे बुला के सुला रहे हो, खाली वो फर्क है। 2 कौड़ी की पिक्चर, खाली एक्शन वाले शौकीन है या साउथ के सिनेमा को जो पैट्रोनाइज करते हैं उनको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बाकी फिल्म में कुछ नहीं था, इसीलिए तेलुगु ऑडियंस ने भी फिल्म को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया। कोई अपीलिंग नहीं था, ना कॉमेडी, ना स्टोरी, ना एक्शन, ना सॉन्ग्स, सब 2 कौड़ी के। ऐसी फिल्म को ऐसा ही बॉक्स ऑफिस पर मिलना चाहिए। उम्मीद है कि साउथ वाले अब सुधरेंगे। ये नहीं कि हर फिल्म को लेके बना दिया 100 करोड़ की, वही 100 बार वही एक्शन सीन रिपीट करके डाल दिए, सब तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं, नहीं अच्छा लगता देखने को। सर पब्लिक ये भी बोलती है, मैंने बहुत बार सुना है, बोलते हैं कि रवि तेजा और तेलुगु इंडस्ट्री का अक्षय कुमार है जी, कि इतनी महंगी पिक्चर बनाता है और ओपनिंग देता है। वही जैसे अक्षय की 13-14 फ्लॉप आई है, इसकी भी लाइन से फ्लॉप आई है। पिछले हफ्ते एक्चुअली कोई ज्यादा कहीं सितारे नहीं टिमटिमाए, कोई ऐसी फायर कहीं नजर नहीं आई। बाहुबली एपिक को भी सब लोग बोल मैं बोला फ्लॉप होगी, याद है, और फिल्म बिजनेस नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं गई, पब्लिक नहीं गई। वो भी पहले दिन पे कुछ फैंस आए थे हमारे यहाँ पे, होगी शायद। मैं देखी सिंगल स्क्रीन ईडी में पब्लिक आई थी सर। पहले दिन पे कुछ थोड़े फैंस आए, थोड़ा सा हंगामा किया और उनको लग रहा था कि बाबा 100 करोड़ जाएगा, जो राजामौली को भी लग रहा था, वैसे कुछ नहीं होते हुए दिखा। और बहुत सारे रिव्यूज मेरे को ऐसे लोगों ने दिए इस पिक्चर के, बोलते कि यार अगर तुमको लगानी थी तो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग लगा दी, क्यों मिक्स करके क्यों लगा करके उन दोनों का भी मॉडल कर दिया। हमारे इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर हो, लेकिन यू आर नॉट द बेस्ट एडिटर, ऐसा तक बोल के गए सर लोग। सर लेट्स फॉरगेट देन। आप क्या बोलेंगे? बाहुबली द एपिक, यू वांट टॉक अबाउट इट? हाँ, थोड़ा बड़ी पिक्चर थी सर 3 घंटे 45 मिनट की पिक्चर, काफी एडिट किया उन्होंने पोर्शन को। एक फास्ट पेस पिक्चर बनाई है, देखने में अभी भी बड़े पर्दे पर बहुत अच्छी लगती है। कलर करेक्शन किया है, मिक्सिंग की है, कुछ एडिटिंग फास्ट की है, एक्स्ट्रा शूट भी एक ही इंटरवल है पिक्चर में। पहले 2 की प्लानिंग थी, एक ही इंटरवल आता है 2.25 घंटे के बाद में। बोलते पिक्चर पे 40 करोड़ का खर्चा किया गया पिछले 1.5-2 सालों में। इसकी एडिटिंग की गई, मिक्सिंग की गई, 4FX में पिक्चर किया गया। ओपनिंग बहुत ही खराब थी। हिंदी की 1 करोड़, पैन इंडिया मुश्किल से 4 से 5 करोड़। अभी तक का टोटल कलेक्शन में पैन इंडिया 23 करोड़ और हिंदी का 6 करोड़। बड़े दुख की बात है कि जहां पार्ट 1 ने 600 करोड़, पार्ट 2 ने 1800 करोड़, यानी 2400 करोड़ का जिस फिल्म ने बिजनेस किया था 2015 और 17 में, इस फिल्म का मुश्किल से बिजनेस 30 करोड़ टच होगा। मतलब कॉस्ट जो खर्चा किया 40 करोड़ की लागत बताई जा रही है, वो नहीं निकाल पाएगी सर। राजमौली ने बहुत बड़ी गलती की री रिलीज करके, नहीं करनी चाहिए सर। आपने जो बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया उसको वहां पर ही रहने देना चाहिए। लोग नहीं देखना चाहते। एक आध शो चलो तो आपने एज ए मेमोरी बना दिया, प्रभास का बर्थडे के दिन या एनिवर्सरी, वो समझ में आता है। आप पैन इंडिया बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हो सर, लोगों को नहीं है इंटरेस्ट, नहीं है इंटरेस्ट। वो तो दिखाई दिया, लोगों ने भी बता दिया। क्या रीजन राजामौली जी काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरा सामान इस तरह भी बना के बेचूंगा तो बिक जाएगा। उन्होंने 40 करोड़ लगाए ये बनाने के लिए। वो सुन के मैं ज्यादा शौकीन है। पता नहीं उनकी, ये तो उनकी सोच थी कि शायद ये वजह है कि उन्होंने शायद एक 3D एनिमेशन बाहुबली जो लॉन्च की है, शायद उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको बनाया, क्योंकि इंटरवल में वो दिखाते हैं इसका टीजर। 3D एनिमेशन में शूट किया गया है, बेहतरीन शूट किया गया है। 2 साल से काम चल रहा है। फिल्म की लागत बहुत ही ज़्यादा है, 120 करोड़। डेट अनाउंस नहीं की है, पार्ट 1 आएगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। अभी इसी का कुछ हिस्सा है
या कोई नई स्टोरी का समावेश किया गया है। ये भी बाहुबली 3 के बारे में बोला राजमौली ने कि उसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो शायद 4-5 साल के बाद जब प्रभास फ्री हो जाएं, ये खुद फ्री हो जाए राजामौली, तो शायद बाहुबली पार्ट 3 आपको देखने को मिले। लेकिन उसके पहले एनिमेशन की आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेंगे, जिसकी बजट बहुत ही ज़्यादा है। 120 करोड़ पार्ट 1 का बजट है। मुझे क्या लग रहा था ये क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी आने वाली महेश बाबू के साथ में जो पिक्चर है उसका कुछ यूनिट अटैच करेंगे, या तो इंटरवल में या फिल्म की शुरुआत में या तो एंड में, और पब्लिक को थोड़ा एक्साइट करेंगे। तो पब्लिक अंदर घुसती भी थी सर, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं दिखाया, और बोल रहे अब हम 14 तारीख को कुछ यूनिट दिखाएंगे। चलो उस पर हम लोग बातें बाद में करेंगे। बाकी तो और कुछ इट वाज अ डिजास्टर। और क्या कमाल हुआ? वो थामा का कलेक्शन था मेरा, लेकिन थामा बात करें दो फिल्म का, थामा के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, थामा का और एक दीवानी की, एक दीवानी था भी वो आप बोलना टेक लेना वापस। लेकिन लेट्स इवन टॉक अबाउट थामा एंड एक दीवाने की दीवानियत। इसके बारे में भी कुछ जाने हम कि भी क्या दिशा पकड़ी, क्या राहें पकड़ी, क्या वाकई में थामा हैज क्रॉस्ड द ओशन एंड बिकम अ हिट और नॉट, बिकॉज कलेक्शन कहीं जाके थम गई, रुक गई। एक दीवाने की दीवानियत भी लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ब्लॉकबस्टर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सच्चाई क्या है वो जो मैंने एनालाइज किया है, या आपने एनालाइज किया या आपने एनालाइज किया, उसका भी एक हम अपना एक समरी कर लें, इफ़ यू ऑल डोंट माइंड। लेट्स टॉक अबाउट थामा फर्स्ट। थामा के बारे में क्या कहेंगे हम? हमने क्या सोचा था, क्या होगा, क्या हवा बनी थी, और आखिर में क्या लगता है? सर, थामा का एक्सटेंडेड वीक था 10 दिनों से ज़्यादा का। उसका कलेक्शन था मात्र 101 करोड़, और सेकेंड वीक में पिक्चर बुरी तरह गिर गई, मुश्किल से हुआ 15 करोड़ का कलेक्शन। तो 117, 18 या 20-25 तक पिक्चर सिमट जाएगी। पिक्चर बनी 150 करोड़ की लागत से। पिक्चर वाकई बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उम्मीद थी कि मुंजिया ऐसी बनेगी, जो इसके डायरेक्टर हैं, मुंजिया बनी थी मात्र 15-20 करोड़ की लागत से, 125 करोड़ बिजनेस था, वो जेन्युइनली हिट फिल्म थी। ये फ्लॉप साबित हुई है। और दूसरी फिल्म जो एक दीवाने की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट वीक का कलेक्शन था एक्सटेंडेड का 57 करोड़, और सेकंड वीक ऑलमोस्ट मैच किया। जब 15 करोड़ थामा का था सेकंड वीक का, इसका भी ऑलमोस्ट 15 करोड़ आया। लेकिन जब लागत की बात करते हैं, इसकी लागत है 35 करोड़ दीवानियत की, वहीं 150 करोड़। तो एक दीवानियत है, इसका एक दीवाने ने काफी अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, 70 करोड़ कर चुकी है, 80 तक भी टच होगा। आपने सही कहा, जो बहुत जन फेक क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर है। सर, आज की तारीख में ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे से अपना कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई है। थिएट्रिकल, अगर 80, हाँ, थिएटर का बिजनेस, अगर 80 करोड़ भी बिजनेस होता है समझो थर्ड वीक में भी, तो मेकर्स के पास आएंगे मुश्किल से 32 करोड़। तो 35 करोड़ जो प्लस खर्चा किया है वो निकला नहीं है, क्योंकि पिक्चर ए कैटेगरी की है। आपको सेंसर कराना पड़ेगा यू कैटेगरी के लिए, आपको अगर OTT पे और सैटेलाइट वगैरह पे बेचनी है तो। उसके बाद वो कितना पैसा मिलता है, म्यूजिक से कमाई हो गई। इसका जो प्रोड्यूसर है उसका खुद का म्यूजिक चैनल है, तो वो तो खुद ही बताएगा भैया मेरे को म्यूजिक से कितना पैसा आया, घर की पिक्चर है। तो ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस है, नो डाउट। 80 करोड़ आज की डेट में हो जाना, वो भी ऐसे एक्टर राणे जिसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट टू द मेकर्स एंड दी राणे की 80 को टच कर रही है। लेकिन कोई ब्लॉकबस्टर वाली जैसी बात नहीं है। अच्छा बिजनेस किया, OTT सैटेलाइट का अच्छा पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली 25-30 करोड़ की प्रोड्यूसर को इनकम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ फ्लॉप इन बोथ द केसेस। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 35 to 40 करोड़ है एक दीवाने की दीवानियत। इसको होना चाहिए था 20 करोड़ के अंदर, 22 करोड़ 25। और थामा तो बिल्कुल ही बाउंड्रियां पार करके बहुत दूर चले गई मेकिंग में। कॉस्ट अगर 150 करोड़ का है और पिक्चर का धंधा अभी 120-130 करोड़ भी हो जाता है, तो भी आपको आया क्या घर में 60 करोड़। पिक्चर इतनी महंगी बनाते हैं ये। रिकवरी चलो थामा OTT भी करेगी तो भी एवरेज टच नहीं कर रही है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसा नहीं आता है OTT, इंटरनेट, म्यूजिक या ओवरसीज या इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट राइट्स सब मिला के भी आई थिंक इट इज स्टिल नॉट रियली टचिंग द लक्ष्मण रेखा जो पार करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मे बी आई एम रॉन्ग। एंड फॉर दीवाने की दीवानियत आई से दे विल क्रॉल थ्रू एंड मेक मनी। जिस दिन भी OTT बिकेगा, they have not failed, they have crossed, but they are not blockbusters। जिस तरह इतना धुआं, इतनी हवा, सोशल मीडिया, ओहो ब्लॉकबस्टर हो गई,
यार अगर पिक्चर का धंधा 80 करोड़ होता है तो एक्चुअली प्रोड्यूसर के घर में आता है तकरीबन 35 करोड़ का। अगर फिक्स्ड है ये वो कहीं सिंगल स्क्रीन के एक्स्ट्रा भी आ गए 35-36 करोड़ से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते आप। कमीशंस जाती है डिस्ट्रीब्यूटरों की। क्यों ऐसे लोग मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं बोलो अगर कि नहीं यार तो बोलना बेकार है। ट्रेड की भाषा में ये फिल्म इज जस्ट एन एवरेज फेयर और मे बी लिटिल बिट ऑफ अ कमीशन अर्नर कि चलो कमीशन निकल गई डिस्ट्रीब्यूटर की, थोड़ा बहुत पान मसाला आ गया, ठीक है, गुड बाय। सर बहुत लोगों को बॉक्स ऑफिस समझ नहीं है ना, उनको पता नहीं चलता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और जितना कलेक्शन है उसमें से मेकर्स को कितना मिलेगा। जब मेकर्स के हाथ की फिगर की बात करें तो मालूम पड़ता है इतने पैसा कलेक्शन आया। आदित्य सरपोतदार ने थोड़ी सी और समझ लगानी चाहिए थी, जैसे उसने मुंजा में समझ लगाई थी कि यार मैंने 25-30 में पिक्चर बना के वो 100 क्रॉस की थी वो पिक्चर ने। यहाँ पे पता नहीं आदित्य को क्या हो गया, या तो बहुत ज्यादा पैसा दे दिया दिनेश विजन ने बनाने के लिए कि तुम बना ले पैसा और बना, तो वहां पे इसने भी कट ऑफ करना चाहिए था कि नहीं मेरे को इतने ही बजट में बनानी है पिक्चर, क्योंकि आयुष्मान का फेस वैल्यू नहीं है सर, पब्लिक नहीं जाती है आयुष्मान को देखने के लिए। नहीं सर पिक्चर अच्छी बनी होती पब्लिक जाती थी। लास्टिंग इंपैक्ट नहीं। हम भूल भुलैया 3 देख चुके हैं, 250 करोड़ इंडिया में कलेक्शन क्रॉस किया, जबकि सामने उसके सामने सिंगम थी। पिक्चर अच्छी बनी होती तो डेफिनेटली रिपीट वैल्यू होती थी, पब्लिक जाती थी। पिक्चर ही अपने तुच्चा फिल्म 2 करोड़ की पिक्चर बनाई, बाद में डम डम होने लग गए। हॉरर नहीं, कॉमेडी नहीं, एकदम फ्लैट पिक्चर सर। कमी था लेकिन कमी आई थी सर, फेस वैल्यू पे भी पब्लिक आनी चाहिए, इसलिए तो 120 करोड़ अगर एकदम ही वॉश आउट होती तो 120 करोड़ नहीं नजर आते। इसके लिए सीओपी फेल हुई है, बता रहे हैं ऐसी। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आर्टिस्टों को अपनी प्राइस ठीक करनी चाहिए। मेकिंग में ये जो 150 करोड़ की बनी है, इट शुड हैव बीन मेड इन नॉट मोर देन 60 सर। यार वही आप जाते हैं, आप ये बोल रहे एक दीवाने की दीवानी है 25 भी नहीं, उसको बनना चाहिए 10 से 12 करोड़ में। इंग्लिश स्टार उनकी वैल्यू क्या, फेस वैल्यू कुछ नहीं एग्जैक्टली। आप 8-10 करोड़ तो भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में सर। पता नहीं क्यों पे उन लोग का तो सर वो नैया तो ऐसी पार हो सर गई, वो तो नसीब पार हो गई, क्योंकि क्रिटिक्स ने सब रिव्यू बहुत खराब दिए थे पिक्चर, सबने जीरो से खराब भी बोल रहा हूँ सर, मेरे को पिक्चर नहीं पसंद आई। फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब पिक्चर थी। So that's it. Anything else in your mind for films? कहीं कोई बचाने की कोई दिया कहीं जल रहा है, कुछ है? सर आने वाले दिनों में खाली एक धुरंधर आ रही है आपकी। मेरे को तो एक्चुअली धुरंधर का अच्छा लगा था। आई थिंक इट विल बी अ सरप्राइज। मुझे तेरे इश्क में जो पिक्चर आ रही है उस पे मैं पत्ता फेंक सकता हूँ सर। कौन सा पत्ता, किंग का फेंकोगे या गुलाब? किंग का ही पत्ता ले वो पिक्चर चल सकती है मेरे हिसाब से। अभी एक रिसेंटली गाना भी आया, वो भी पसंद है, उस पर बातें करेंगे आने वाली पिक्चर। इससे पहले कि हम अभी पत्ते खेलने लग जाए और इधर और कुछ हो जाए तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सून। थैंक यू।